जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के राम बागरी पर। देखिए, पिछली क्लास में हमने राणा रायमल जी के बारे में पढ़ा था और जो राणा रायमल के 4 पुत्र हैं जिनमें पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल और सांगा और एक राज सिंह के बारे में पढ़ा था। राज सिंह की ज़्यादा डिटेल थी नहीं, तो हमने राणा जो पृथ्वीराज सिसोदिया है उसके बारे में पढ़ा था और जयमल के बारे में पढ़ा और फिर राणा सांगा के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो वो सारी बातें हमने देख ली थी कि किस प्रकार जो है इन सारे जो बेटे हैं रायमल जी के, इनके बीच उत्तराधिकार युद्ध को लेकर के संघर्ष होता है और फिर आखिर में फाइनली जो है किस प्रकार से जो है राणा सांगा को राज्य मिलता है। तो आज हम पढ़ने वाले थे वो भारत के एक महान परम प्रतापी वीर महाराणा सांगा के बारे में पढ़ने वाले थे। अगर आपने वो पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ आई बटन पर दे दूंगा, यहाँ से आप जा करके देख लेना। वैसे हम राजस्थान इतिहास को डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है महाराणा सांगा के बारे में। तो महाराणा सांगा का जो टाइम पीरियड है वो है 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी तक। देखिए, शुरू करते हैं। तो महाराणा सांगा, इनका जो पूरा नाम है वो संग्राम सिंह है। इनका जो जन्म वो कब हुआ था? सन 1482 ईस्वी में। और पिता के बारे में हमने पढ़ लिया था, रायमल जी। और जो माता है वो रतन कुंवर। ठीक है। अब इनका जो राज्याभिषेक हुआ, वो सन 1509 ईस्वी में हुआ था। 1509 ईस्वी में। ठीक है। तो जब ये जैसे राजा बनते हैं, तो राजा बनते ही इन्होंने सर्वप्रथम जो काम किया वो जो करमचंद पंवार थे, जिनके यहाँ पे इन्होंने अपना जो कठिन समय था वो बिताया था, तो इन्होंने जो है करमचंद पंवार को रावत की उपाधि दी थी। किसको? करमचंद पंवार को रावत की उपाधि से नवाजा और रावत उपाधि। ठीक है। अब इसके बाद में जो है महाराणा सांगा का जो संघर्ष है वो दिल्ली के साथ भी रहा, मालवा के साथ रहा और फिर गुजरात के साथ रहा। तो हम इसको क्रम से पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें थी, कौन सा घटनाक्रम किस प्रकार हुआ। तो देखिए, जब इधर सांगा राजा बनते हैं तो उसी समय जो है दिल्ली पर उदय सैयद वंश जो था वो खत्म हो जाता है और लोधी वंश की स्थापना हो जाती है। तो जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ था सन 1519 ईस्वी में, तब जो दिल्ली का सुल्तान था वो था सिकंदर लोधी, लेकिन जो सांगा की लड़ाई होती है वो होती है इब्राहिम लोधी के साथ। तो देखिए, दिल्ली के साथ जो संघर्ष था उसको देख लेते हैं। देखिए, दिल्ली से जो संघर्ष हुआ तो उसमें क्या था कि सन 1517 ईस्वी में 1517 ईस्वी में एक युद्ध होता है। कौन सा? खातौली का युद्ध। खातौली का युद्ध। खातौली वर्तमान कोटा में पड़ता है। इसको ध्यान रखना, कुछ किताबें इसको बूंदी लिख देती है, लेकिन ध्यान रखना ये कोटा में है। कौन सा? खातौली। ये 1700 में हुआ था, सन 1517 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ? दिल्ली का जो राजा था वो था इब्राहिम लोधी और इधर थे कौन? राणा सांगा। ठीक है। तो इस युद्ध में सांगा की विजय होती है और इब्राहिम लोधी हार जाता है। लेकिन इस युद्ध में जो है सांगा के तीर लगता है, ये एक पैर से लंगड़े हो जाते हैं और इनका एक हाथ जो है इस युद्ध में कट जाता है। एक आंख पहले इनके भाई जो पृथ्वीराज थे उन्होंने फोड़ दी थी, पैर से लंगड़े हो गए और एक हाथ इस युद्ध में कट जाता है। तो इसी युद्ध के बाद में जो है एक घटनाक्रम आता है कि जब महाराणा सांगा वापस मेवाड़ लौटते हैं ना, तो ये राजगद्दी पर बैठने से मना कर देते हैं। और जब सरदार पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं बैठे, तो उसका कारण जो बताते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में एक मूर्ति टूट जाती है या उसको खंडित हो जाती है वो,
तो उसको जो है मंदिर में नहीं रखा जाता, मतलब वो सिंहासन पे विराजमान नहीं होते, तो ये कहते हैं कि आप मेरी जगह किसी और को राजा बना दीजिए। लेकिन जब सब सरदार बोलते हैं कि देखिए लड़ाई लड़ना एक राजा का कर्तव्य होता है, लेकिन उस युद्ध में जो घाव मिलते हैं, कोई भी चोट मिलती है, तो जो घाव मिलते हैं वो वीर के आभूषण होते हैं, और आप ही जो है राजगद्दी पर बैठे मेवाड़ की पर। तो फिर जाकर के जो है ये महाराणा सांगा जो है वापस राजगद्दी पर बैठते हैं। तो वो चीज़, वो घटनाक्रम यहाँ का था। ठीक है, इसको ध्यान रखना। कौन सा? 1517 ईस्वी में खातौली का युद्ध, कोटा में इब्राहिम लोदी को हराते हैं और सांगा विजय होते हैं। इसके कि एक साल बाद में इब्राहिम लोदी वापस, कौन? अब इस युद्ध में तो इब्राहिम लोदी हार गया, लेकिन अगले साल कब? सन 1518 ईस्वी में धौलपुर में जगह पड़ती है बाड़ी, बाड़ी का युद्ध। और ये बाड़ी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है धौलपुर में। ठीक है, ये 1518 ईस्वी में लड़ाई होती है। इब्राहिम लोदी अपने दो सेनापति, कौन कौन? मियां माखन और मियां हुसैन, इनके नेतृत्व में सेना भेजता है। कौन? इब्राहिम लोदी। और इधर कौन है? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा वापस जीत जाते हैं इस युद्ध में, इनकी हार होती है और सांगा विजयी होते हैं। तो ये ध्यान रखना, सन 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को हराते हैं। फिर उसके बाद में अगले साल जब इब्राहिम लोदी अपने दो सेनापति मियां माखन और मियां हुसैन को भेजता है, तो महाराणा सांगा 1518 ईस्वी में बाड़ी जो धौलपुर है वहाँ के युद्ध में फिर उनको हरा देते हैं। तो इस प्रकार जो है 2 बार महाराणा सांगा दिल्ली को परास्त करते हैं, मतलब दिल्ली को टक्कर देते हैं, दिल्ली को हरा देते हैं। अब इसके बाद में जो है अगली जो लड़ाई होती है वो होती है मालवा के साथ। तो वो देख लेते हैं, इसको ध्यान रखना सीधा सा, ये यहाँ से क्रम याद रखना। 1517, 18, 19 और 20। अभी आगे जो आएगा वो 19 फिर 20, इस तरीके से ध्यान रखना। फिर बाद में 27 और 28 वाली जो चीज़ है वो, तो ये ध्यान रखना। देखिए मालवा के साथ संघर्ष, तो होता क्या है, जब इधर सांगा 1509 ईस्वी में जब राजा था, राजा बना था, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, तब मालवा पे जो राज कर रहा था वो था नासिर शाह। लेकिन जब नासिर शाह की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो है मालवा में स्टेबिलिटी नहीं थी, मतलब कोई राजा परमानेंट रुका नहीं था, तो कोई बन रहा था, कोई हट रहा था। तो उस समय जो बना वो मालवा का था, कौन? महमूद खिलजी सेकंड, महमूद खिलजी सेकंड। लेकिन यहाँ तक नासिर शाह से महमूद खिलजी तक जो राजा बन रहे थे, हट रहे थे, उनको बनाने वाला था अपना एक हिंदू सेनापति कर दें या एक हिंदू राजा कर दें, मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। और मेदिनी राय ने अपनी एक स्वतंत्र रियासत बना ली थी, चंदेरी। ये चंदेरी एमपी में पड़ता है, और ये यहाँ का एक स्वतंत्र राजा की तरह जो है व्यवहार करने लग गया था। तो अब देखिए एक जगह दो राजा कैसे होंगे भाई, ये बन गया। अब ये अपना एक स्वतंत्र रियासत इसने बना ली चंदेरी, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होना लाजमी है। और कुछ जो है गुजरात के और यहाँ के जो अमीर थे उन्होंने जो है महमूद खिलजी को भड़का दिया था इस मेदिनी राय के खिलाफ। तो महमूद खिलजी मेदिनी राय पर आक्रमण करता है, और मेदिनी राय जो है महाराणा सांगा का दोस्त है। किसका? राणा सांगा का, राणा सांगा। तो जब महमूद खिलजी मेदिनी राय पर यानी कि चंदेरी पर आक्रमण करता है, तो मेदिनी राय जो है वो सांगा की शरण में आ जाता है, और सांगा इसको जो है गागरोन की जागीर दे देता है। किसको? मेदिनी राय को। तो जब ये गागरोन की जागीर देता है, इधर से महमूद खिलजी वापस इसके ऊपर अटैक करता है। किसके ऊपर? मेदिनी राय के ऊपर। तो राणा सांगा खुद आगे चल करके सन 1519 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में कहाँ पे? गागरोन में। और गागरोन में जाकर के युद्ध करता है। तो गागरोन युद्ध होता है, गागरोन झालावाड़ में पड़ता है। ये कब हुआ था? 1519 ईस्वी में। और यहाँ पर भी जो है सांगा विजय होता है और महमूद खिलजी सेकंड को हरा देता है। लेकिन यहाँ पर एक और घटना घटित होती है। क्या? कि महमूद खिलजी को जो है यहाँ पे बंदी बना लिया जाता है, बंदी। और बंदी कौन बनाता है?
जो राणा सांगा है उसका सेनापति कौन? हरिदास चारण। बंदी बनाया किसने बनाया? हरिदास चारण ने। हरिदास चारण। जब हरिदास चारण महमूद खिलजी सेकंड को बंदी बना करके राणा सांगा के पास दरबार में लेके जाते हैं ना, तो राणा सांगा बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि आज से मेवाड़ राज्य तुम्हारा। तो हरिदास जी कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो आपका सेनापति हूँ, राजा आप हो, ये मेरा फर्ज था, मैंने किया। तो राणा सांगा खुश होकर के हरिदास चारण जी को 12 गांव गिफ्ट में देते हैं, 12 गांव उपहार में, उपहार में। अब देखिए देते महमूद खिलजी को यहाँ पर 3 महीने तक बंदी बना के रखा जाता है और फिर बाद में जो है इसके बेटे को जमानत के तौर पर रख करके इसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बात की जो प्रशंसा है वो बहुत अच्छे से जो है इतिहासकारों ने इसकी प्रशंसा की है कि महाराणा जो सांगा है वो अपने दुश्मन को इस तरीके से छोड़ना। महमूद खिलजी सेकंड को जब जरूरत पड़ी तो जो गुजरात का है मुजफ्फर शाह, अभी हम पढ़ेंगे आगे, तो मुजफ्फर शाह ने तो सिर्फ मदद करी है, लेकिन महाराणा सांगा ने तो जो है अपने दुश्मन को जीतने के बावजूद भी उसको वापस उसका राज्य दे दिया। इसकी जो तारीफ होती है बहुत अच्छी सी तारीफ करता है कौन? जो निजामुद्दीन है वो, निजामुद्दीन। ये अपनी एक किताब है तबकाते अकबरी, तबकाते अकबरी, इसमें जो है इसकी तारीफ करता है। वो मैं शिलालेख है जो लगा हुआ है वो मैं यहाँ लगा दूंगा, आप खुद देख लेना। तो निजामुद्दीन जो है इसकी तारीफ करता है, किसकी? महाराणा सांगा की। ठीक है, तो वो देख लेना। रह जाएगा याद कि मेदिनी राय चंदेरी का शासक है, वो जब उस पर महमूद खिलजी अटैक करता है तो सांगा के पास आता है, सांगा उसको गागरोन की जागीर देता है। लेकिन जब महमूद खिलजी सेकंड वापस गागरोन पर युद्ध करता है तो महाराणा सांगा इस युद्ध में महमूद खिलजी को हराते हैं और महाराणा सांगा विजय होते हैं। इनका जो एक सेनापति हरिदास चारण वो महमूद खिलजी को बंदी बना लेता है और इसके बदले में सांगा उसको 12 गांव गिफ्ट में देते हैं। लेकिन बाद में 3 महीने बाद महमूद खिलजी को छोड़ दिया जाता है, जिसकी तारीफ किसने? निजामुद्दीन ने। निजामुद्दीन ने तबकाते अकबरी में करी है। ठीक है, ये अकबर का दरबारी कवि था या लेखक कह सकते हैं। तो ये चीज यहाँ पर हो गई। अब महमूद खिलजी को सपोर्ट किसने किया है? उधर से गुजरात का जो है मुजफ्फर शाह, उसने। तो आगे का जो संघर्ष होता है वो गुजरात से है, तो देखिए उसको देख लेते हैं, इसको ध्यान रखना। अब ध्यान रखना 1517 खातौली का युद्ध, 1518 बाड़ी का युद्ध, 1519 गागरोन का युद्ध। अब 1520 से देखिए, जब इधर सांगा 1509 ईस्वी में राजा बना था, ये गुजरात के साथ संघर्ष देख रहे हैं। जब इधर 1509 ईस्वी में जब सांगा राजा बना है, इनका राज्याभिषेक हुआ, तब गुजरात का शासक था महमूद बेगड़ा। कौन था? महमूद बेगड़ा। 1509 में तो था कौन? महमूद बेगड़ा। लेकिन महमूद बेगड़ा के बाद में 1514 ईस्वी में जो राजा बनता है वो बनता है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह। अब देखिए गुजरात से संघर्ष क्यों हुआ? तो गुजरात से संघर्ष के जो मुख्य कारण है वो 3 कारण है। एक तो जो हमने कुंभा पढ़ा था, कुंभा के समय देखा था कि जो नागौर का उत्तराधिकार युद्ध है उसको लेकर के संघर्ष चल रहा था। तो एक बात तो वो थी कौन सी? नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, जो हमने देखा था शमशका के समय का वो वाला। तो नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष, एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है, जब मालवा से लड़ाई लड़ रहा था कौन? महाराणा सांगा, तो मालवा को साथ दिया था किसने? गुजरात ने। तो मालवा की सहायता, एक कारण ये हो गया कि भाई मुजफ्फर शाह जो है इसने महमूद खिलजी सेकंड को सहायता दी थी। और एक था ईडर का, ईडर, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। अभी हम देखेंगे उत्तराधिकार संघर्ष। देखिए ये दो तो प्राचीन कारण है। कौन सा?
कि नागौर का तो जो चला रहा है वो कुंभा के समय से चला रहा है, और जो मालवा है उसकी सहायता कर रही किसने, मुजफ्फर शाह ने, महमूद खिलजी के टाइम पे। तो ये तो बात निकल गई। और अभी जो तात्कालिक कारण था वो था ईडर को लेकर के। देखिए गुजरात में एक रियासत पड़ती है ईडर, कौन सी, ईडर। और ईडर के दो राजा हैं, कौन, एक तो है रायमल और एक है बारमल। ठीक, अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। तो भारमल की मदद करता है कौन, मुजफ्फर शाह, और भारमल मुजफ्फर शाह की मदद से जो है ईडर का राजा बन जाता है। कहाँ का, ईडर का। इधर रायमल जी जो है ये राणा सांगा जी के जवाई लगते हैं। क्या लगते हैं, उन्होंने अपनी बेटी का हुआ रायमल से किया हुआ है। ये जाकर के ये सहायता मांगते हैं सांगा से, किससे, सांगा से। जब महाराणा सांगा रायमल जी की मदद करते हैं और भारमल को हटा करके रायमल को यहाँ का राजा बना देते हैं, एक ये बात है। तो ये जो लड़ाई हुई थी ये महाराणा सांगा भारमल को हटाने के लिए मुजफ्फर शाह और इन दोनों को हराता है। और ये बात है सन 1520 ईस्वी की। कब की, 1520 ईस्वी की। बाद में 1521 ईस्वी में मुजफ्फर शाह वापस अपना एक सेनापति भेजता है, लेकिन सांगा उसको हरा देता है और वो हार करके वापस आ जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है ये 1520 की बात है। कब, बाद में रायमल राजा बन गया, कुछ दिनों तक ये शासन करता है, लेकिन इसकी मृत्यु हो जाती है। तो सांगा के पास में भारमल आता है और कहता है कि अब हुआ सो हुआ, मैं भी आपका रिश्तेदार हूँ। तो बाद में सांगा जो है ईडर का उत्तराधिकारी किसको बना देते हैं, भारमल को वापस अपना राज्य सौंप देते हैं रायमल की मृत्यु के बाद में। तो ये गुजरात से संघर्ष हो गया कि जब सांगा का राज्याभिषेक हुआ तब तो कौन था, महमूद बेगड़ा। उसके बाद में कौन बनता है, मुजफ्फर शाह, ये गुजरात का। तो तीन मुख्य कारण, तात्कालिक कारण याद रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा का गुजरात पर अटैक करना का जो मुख्य कारण है वो क्या था। तो तात्कालिक कारण तो क्या था, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, रह जाएगा याद। अब इसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे एक, इसी समय भारत पर उधर अफगानिस्तान की तरफ से, मतलब फरगना से एक जो शासक है कौन, बाबर, उसका आक्रमण हुआ था, उसके बारे में। राणा सांगा और बाबर। देखिए बाबर की मैं कुछ बातें बता देता हूं कि ये जो बाबर है सन 1398 ईस्वी में भारत पर एक आक्रमणकारी आया था, विदेशी आक्रमणकारी, कौन, तैमूर, जिसको हम तैमूर लंग भी के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो तैमूर लंग था जिसने हनुमानगढ़ पर, मतलब बटनेर पर आक्रमण किया था, और उसी के समय जो है मुस्लिम महिलाओं ने भी जो है जोहर किया था। तो वो आया था और वो लूटपाट करके चला गया था। तो जो तैमूर था उसी का वंशज है कौन, बाबर। और ये जो बाबर है ये फरगना अफगानिस्तान की तरफ से, वहाँ का शासक था, वहाँ से जो है भारत पर आक्रमण करता है। और 1526 ईस्वी में जो दिल्ली का शासक है इब्राहिम लोदी, और इसके बीच में युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। और उस पानीपत के फर्स्ट युद्ध में जो है बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है और दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। ठीक है, तो अब दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। अब ये यहाँ आया तो महाराणा सांगा ने सोचा था कि जिस तरीके से तैमूर ने आक्रमण किया था, और आक्रमण करने के बाद में वो कुछ दिनों तक रुका, लूटपाट करी और वापस चला गया था। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया, बाबर आया और दिल्ली पर जम करके बैठ गया। तो ये बात सांगा के समझ में आ गई कि अब बाबर नहीं जाएगा। तो उस टाइम पे जो है दो शक्तियां, कौन कौन सी, दिल्ली पर ये बाबर, और इधर मेवाड़ में कौन है, महाराणा सांगा, जो कि ऑलरेडी पहले से इतना शक्तिशाली है कि जिसने दिल्ली को हरा दिया है, मालवा को रहा है और गुजरात को रहा है। इसका मतलब इधर आसपास उससे लड़ने वाला, उससे भिड़ने वाला कोई नहीं है। अब जो आया है उससे लड़ने वाला है, संघर्ष करने वाला, वो कौन है, बाबर। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। इधर सांगा ने क्या किया, दिल्ली पे जो इब्राहिम लोदी था उसको हराया था, तो उसने दिल्ली के 200 गांवों पर अधिकार कर रखा था। और वहां पर ये बयाना वगैरह जितनी भी चीजें आसपास की, ये किसके अधिकार में थी, राणा सांगा के अधिकार में। जब बाबर को इस बात का पता चलता है तो जो दिल्ली सल्तनत है उसके उन गांवों को छीनता है और बयाना पर अधिकार कर लेता है, और बयाना पर जो है अपना एक सेनापति बिठा देता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें, अब फिर सांगा को जब इस बात का पता चलता है कि वो
बयाना को उसने जीत लिया है बाबर ने, तो सांगा इसको हराने के लिए, मतलब इससे युद्ध करने के लिए रवाना होते हैं। तो वो चीज़ देखनी है। दो कारण तो मैंने अभी बता दिया आपको कि महाराणा सांगा ने दिल्ली के सल्तनत के 200 गांवों पे कब्जा कर रखा है। एक जब एक जंगल में दो शेर होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो लड़ेंगे। तो मुख्य जो राजा है कौन है, बाबर और सांगा, तो उनके बीच में है से। एक और जो चीज़ है वो है कि इधर राजपूत और जो इब्राहिम लोदी हारा था, तो उसके जो भाई हैं उनकी जो मित्रता है वो राजपूतों के साथ, मतलब राजपूत और अफगानों की जो है वो मित्रता बन रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंचा रही है कि अगर ये आपस में मिल गए तो हमारे लिए राज करना कठिन होगा। एक वो चीज़ थी। तो इस प्रकार जो ये मुख्य कारण थे वो मैंने बता दिए कि बाबर और जो राणा सांगा है उनके बीच में जो लड़ाई हुई उसका जो मुख्य कारण है वो क्या क्या थे। तो ये 3-4 बातें याद रखना। तो अब देखिए, अब इनके और इनके बीच में जो लड़ाई होती है, इधर बाबर ने क्या किया, बयाना को जीत लिया और बयाना पे जो है इसका एक सेनापति किसको, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा, मेहंदी ख्वाजा को जो है बयाना का युद्ध, बयाना का किला सौंप दिया। मतलब बयाना पर आक्रमण किया जो कि सांगा के अंडर में था पहले, तो बयाना किसको सौंप दिया, मेहंदी ख्वाजा को यहाँ पर रख दिया। अब जब इस बात का पता राणा सांगा को चलता है तो राणा सांगा यहाँ से अपनी सेना लेकर के बयाना पर हमला करते हैं। तो युद्ध होता है कौन सा, बयाना, भरतपुर में पड़ता है बयाना का युद्ध। देखिए, जब सांगा इधर से चलते हैं तो मेहंदी ख्वाजा को पता था कि भाई राणा सांगा जो है एक बहुत खतरनाक आदमी और बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, तो मैं अकेला नहीं जीत पाऊंगा। तो मेहंदी ख्वाजा जो है बाबर को मैसेज करता है कि भाई आप या तो खुद आओ सेना लेकर के या फिर किसी और को भेजो। तो बाबर जो है अपना एक और सेनापति, दूसरा सेनापति कौन, सुल्तान मिर्जा, सुल्तान मिर्जा, तो बाबर सुल्तान मिर्जा को भेजता है। ठीक है, तो दो हो गए। अब सांगा आता है और बात है 16 फरवरी, 16 फरवरी 1527 ईस्वी। किस किस के मध्य हुई, सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। इसमें सांगा जीत जाता है। कौन, सांगा, सांगा की विजय होती है और बाबर जो है हार जाता है। तो सांगा इसको, बयाना को बहुत ही आसानी से यूं चुटकियों में जीत लेता है। इधर सांगा जीत करके बड़े अच्छे से खुशियां मना करके यहीं पे रह जाते हैं। ये आगे नहीं बढ़ते कि भाई अपना जहां तक अधिकार था ये कर लिया बयाना अपनी अंडर में। और उधर सांगा के बारे में जो है इसके सेनापति बताते हैं कि सांगा से जीत पाना मुश्किल है। तो बाबर फिर भी कहता है कि नहीं, लड़ना तो है सही, क्योंकि राज करना है तो हराना तो पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो है अगला जो युद्ध होता है वो है खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध होता है 17 मार्च 1527 ईस्वी तक। कौन सा, खानवा, खानवा युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को। ठीक है, वीर विनोद में ये तारीख दे रखी है 16 मार्च, 16 मार्च किसमें, वीर विनोद। अगर कोई आपसे स्पेशल पूछ ले तो ध्यान रखना कि खानवा का युद्ध कब हुआ था, 17 मार्च 1527 ईस्वी को। किस किस के मध्य हुए, सांगा और बाबर के मध्य। लेकिन हुआ कहाँ था, खानवा में। और खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर में, जो रूपवास तहसील है भरतपुर, वहां पे रूपवास तहसील। ठीक है, वीर विनोद में स्पेशल दे रखी है 16 मार्च, ये ध्यान रखना। अब देखिए, इस युद्ध से पहले भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा और टर्निंग पॉइंट है ये युद्ध। कौन सा, खानवा का युद्ध। तो इस युद्ध से पहले सांगा ने क्या तैयारियां करी और बाबर ने क्या तैयारियां करी वो देख लेते हैं। महाराणा सांगा ने तो जो है
अपने जितने भी राजपूत सैनिक थे उन सबको जो है लेटर लिखे कि भाई मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए एक जो विदेशी आक्रमणकारी है बाहर से उसको हराने के लिए मैं लड़ने जा रहा हूँ, तो आप भी आकर के मेरी मदद करिए। तो सीधी सी बात है, अगर मान लो वो लड़ने जा रहा है तो उसकी मदद करने कौन कौन आएंगे? तो जो उसके सगे संबंधी उसके दोस्त हैं वो, और जो आसपास के राजा हैं वो आएंगे। ठीक है, क्योंकि राणा सांगा जो एक शक्तिशाली राजा है और उसकी जो है सब राज्यों से अच्छी मित्रता भी और दोस्ती भी है। तो ये तो काम करता है कौन? सांगा तो इस युद्ध में पाती पर्वण भेजता है। पाती पर्वण, इस व्यवस्था को बोलते हैं पाती पर्वण। मतलब लड़ाई के लिए इनविटेशन भेजा है राजाओं को कि आप अपनी सेना लेकर के मेरी मदद करने के लिए आइए। तो सहायता के लिए जो बुला रहा है उसको क्या बोलेंगे? पाती पर्वण। तो वो मैं भी नाम लिखवा दूंगा कि कौन कौन से राजा हैं और कौन कौन आया था, कहाँ कहाँ से आया था, वो सारी चीजें। उधर बाबर जो है देखिए क्या तैयारी करता है। ये तो सांगा की तैयारी हो गई खानवा युद्ध से पहले। अब देखिए इधर बाबर क्या क्या तैयारियां करता है। तो बाबर ने जैसे सुना महाराणा सांगा के बारे में तो उसको थोड़ा अजीब सा लगा, और अजीब के साथ साथ उसकी सेना में भी डर था कि भाई एक तो सांगा की सेना बहुत बड़ी है, और बड़ी होने के साथ साथ वो खुद भी एक अजीब ही तरह का सैनिक है। लंगड़ा है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, फिर भी लड़ाई लड़ने आ रहा है। तो इससे क्या है, जो बाबर की सेना थी उसमें डर पैदा हो गया था। देखिए तो बाबर के जो सैनिक हैं वो साफ साफ मना करते हैं लड़ने के लिए। तो बाबर कहता है कि मैं तुम्हें चांदी का सिक्का दूंगा, कि एक सबको एक एक चांदी का सिक्का। तो वो सैनिक कहते हैं कि जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो सिक्का लेकर के क्या करेंगे? मतलब जो दौलत दोगे तुम, पैसे दोगे, उसका हम क्या करेंगे? कि हम तो नहीं जाए लड़ने। ऊपर से इसी के तरफ के किसी ने भविष्यवाणी और कर रखी थी कि अगर आप इस युद्ध को लड़ोगे तो आप पक्का है डेफिनेटली हारोगे, इससे कि आपका जीतना नामुमकिन है सांगा के साथ। तो वो बात हो गई। उसी में से एक और कहता है सैनिक कि आप जो है हमसे टैक्स लेते हो, तो फिर वो कहता है कि मैं वो टैक्स भी हटा दूंगा। मतलब जो बाबर है वो मुस्लिमों से एक टैक्स लेता था, तमगा कर। तमगा कर जो मुस्लिम व्यापारी होते हैं उनसे, तमगा कर को समाप्त करता है। तमगा कर समाप्त। वो कहता है कि नहीं लो, आज के बाद में टैक्स नहीं लो, बस आप तो लड़ने चलोगे। कि नहीं नहीं, वहां जाके हमें अपनी जान थोड़ी गंवानी है, हमें मरना थोड़ी, हम तो नहीं जाएं। फिर बाबर कहता है आप क्या सोच रहे हो, ये युद्ध में मेरे लिए लड़ रहा हूँ? नहीं, मैं अल्लाह ताला के लिए लड़ रहा हूँ कि अगर मान लो मैं जीता तो। और जो धर्म युद्ध लड़ते हैं उसको बोलते हैं जिहाद। क्या बोलते हैं? जिहाद। तो इसको जिहाद घोषित कर देता है। किसको? जो खानवा का युद्ध है उसको, कि मैं जिहाद करने जा रहा हूं कल। अगर मान लो मैं जीता तो गाजी बन जाऊंगा, और अगर नहीं जीता, मान लो मैं हार गया या मेरी मृत्यु हो जाती है, तो मैं शहीद कहलाऊंगा और वहां जन्नत में बदतरूरे मेरा इंतजार कर रही होंगी ये। तो अगर मर जाऊंगा तो शहीद कहलाऊंगा, और जीत गया तो जो है मैं गाजी बन जाऊंगा। कि कौन सी? गाजी की उपाधि धारण कर लूंगा। गाजी, तो गाजी एक ऐसा योद्धा जो बिना रुपए पैसे के लड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? गाजी। मतलब जो काफिरों को मारने वाला होता है उसको बोलते हैं गाजी। अगर मैं जीता तो गाजी बन जाऊंगा। कि फिर तो उनमें से कोई एक सेनापति समझदार होगा, कहता है कि आप वैसे तो अल्लाह की, बदतरूरों की, इन सब की बात कर रहे हो कि आप धर्म युद्ध लड़ने जा रहे हो, लेकिन कुरान में तो अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि जो सच्चा मुस्लिम होता है वो शराब भी नहीं पीता, और आप तो खूब शराब पीते हो। तो ये कहता है कि मैं आज के बाद में शराब भी छोड़ दूंगा, और यहाँ से एक शराब छोड़ने की कसम खाता है। किसकी? शराब न पीने की कसम। ये चीज ध्यान रखना भाई, कि कौन से युद्ध से पहले बाबर ने जो है शराब न पीने की कसम खाई थी? तो कौन सा था? खानवा का युद्ध। तो ये मुख्य मुख्य बात याद रखना कि किस युद्ध से पहले बाबर ने तमगा कर समाप्त कर दिया था? खानवा के युद्ध से पहले। किससे लेता था? मुस्लिम व्यापारियों से। और जिहाद धर्म युद्ध घोषित कर दिया था इसको, और उसके बाद में अगर जीत जाता है तो किसकी? गाजी की उपाधि धारण करेगा, और शराब ने पीने की कसमें खाता है, और साथ साथ में एक और कहता है कि मैं आपको चांदी का एक सिक्का और दूंगा। तो जब बाबर इतनी सारी बातें करता है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, अगर मर गया तो जन्नत में बदतरूरे मेरा इंतजार कर रही होंगी, अगर जीता तो वो बात है कि मैं गाजी की उपाधि धारण कर लूंगा, और ये जो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, ये धर्म की लड़ाई है। कि
धर्म की, मजहब की लड़ाई है, मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। तो जब इतनी सारी बातें हो जाती है तो सैनिक जो है वो बहुत मुश्किल से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो फाइनली बाबर और सांगा के बीच में युद्ध होता है। कौन सा? खानवा का युद्ध। तो ये ध्यान रखना। अब अपन देख लेते हैं कि राणा सांगा की तरफ से पाते परवन में कौन कौन आया था। ये ध्यान रखना कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। वीर विनोद में इसकी स्पेशल डेट दे रखी है 16 मार्च। मतलब जो बयाना का युद्ध हुआ था उसके 1 महीने के बाद में, 1 महीना 1 दिन, तो ऐसे ही 17 मार्च और वैसे 16 मार्च, ध्यान रखना। देखिए पाते परवन वो लिस्ट है, वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं राजा। पर ये ध्यान रखना कि बाबर ने खानवा युद्ध से पहले क्या क्या किया था। तमगा कर समाप्त कर दिया, शराब ने पीने की कस्में खाई थी, युद्ध को जो है जिहाद धर्म का युद्ध घोषित कर दिया था, और सैनिकों को एक एक चांदी का सिक्का देने की बात करी थी। ठीक है। देखिए सांगा का जो है पाती परवन, कौन सा? पाती परवन, ये ध्यान रखना किस किस को क्या भेजा था। देखिए भाई जब लड़ाई होती है तो कौन, वो मैंने बताया था कि दोस्त और जो रिश्तेदार हैं वो आएंगे। तो सर्वप्रथम बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। और जो इब्राहिम लोदी का भाई था चचेरा भाई, वो कौन है? महमूद लोदी। महमूद लोदी, एक तो ये आया है, उसका चचेरा भाई था वो। और एक आया है कौन? हसन खां मेवाती, मेवात का था ये, हसन खां मेवाती। मेवात अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, हसन खां मेवाती। इस पे स्टार लगा लेना, अभी बताऊंगा क्यों। फिर उसके बाद में देखिए चंदेरी का दोस्त है इसका, कौन है? मेदिनी राय। इसको ऐसे याद रखना जैसे मैं बता रहा हूं। मेदिनी राय ये कहाँ का है? चंदेरी का, चंदेरी से। फिर इधर देख ले, ऊपर से चलते हैं तो जो आमेर है, आमेर, आमेर से कौन आया है? पृथ्वीराज कछवा। ये वो उड़ना राजकुमार नहीं है भाई, ध्यान रखना, पृथ्वीराज कछवा। इसके समय जो है जयपुर को 12 भाग में मार दिया था, 12 कोटेड़ी कहलाया था, तो वो पृथ्वीराज कछवा है, ये आमेर का है। उधर बीकानेर से, कहाँ से? बीकानेर। बीकानेर में राजा तो कौन है? जेत सिंह, और उसका बेटा है कल्याणमल। कल्याणमल आया है। और अपना जो मारवाड़ है जोधपुर, जोधपुर का राजा तो है कौन? यहाँ कल्याणमल राजा, ये ध्यान रखना, राजा तो कौन है? जेत सिंह। और जोधपुर में, जोधपुर से कौन आया है? मालदेव। 3000 सेना लेकर गया था मालदेव। और यहाँ पे राजा कौन है? गांगा, राव गांगा। देखिए ये ध्यान रखना भाई, बीकानेर से और जोधपुर से राजा नहीं आए, उनके बेटे आए हैं, ध्यान रखना, कल्याणमल और मालदेव। अब जोधपुर के बाद में इधर मेड़ता पड़ता है, मेड़ता, मेड़ता का आया था वीरमदेव, वीरमदेव मेड़ते भी बोलते हैं इसको, वीरमदेव आया था। और इधर देख लेते हैं, इधर सिरोही, सिरोही से आया है अखेराज देवड़ा, अखेराज देवड़ा, ये चौहानों की एक शाखा है देवड़ा। जैसे हम पृथ्वीराज सिसोदिया को उड़ना राजकुमार बोलते हैं ना, उसी तरीके से अखेराज देवड़ा को भी उड़ना अखेराज बोलते हैं। तो सिरोही से ही आया था कौन? अखेराज। सिरोही। इधर नीचे ईडर, ईडर पड़ता है, ईडर बताया था मैंने, ईडर का कौन था? भारमल, जिसको वापस राजा बना दिया गया था, तो रिश्तेदारी हुए सांगा के, तो भारमल। ईडर से, वागड़ से आया था उदय सिंह, वागड़ से उदय सिंह। रायसीन से आया था सलादी तंवर, रायसीन, रायसीन से सलादी तंवर। और नागौर से आया था खानजादा, नागौर से कौन आया था? इसको इस तरीके से कर लेना, खानजादा, खानजादा। अपने सलुम्बर से आए थे रतन सिंह जी, सलुम्बर,
सलूम्बर से कौन? रतन सिंह चूंडावत। बताया था मैंने, राणा लाका पढ़ाए थे तब वहां से कि सलूम्बर इनका मुख्य ठिकाना था, तो वो आए थे। और सादड़ी चित्तौड़ में पड़ता है, सादड़ी से आया था झाला अज्जा, झाला अज्जा, इसको भी याद रखना भाई, इस पे स्टार लगा लेना। और जगनेर इधर ही पड़ता है, जगनेर पास में, खानवा के पास में, ये भरतपुर में जगनेर। यहाँ का था अशोक परमार, अशोक परमार। देखिए हो गए मुख्य मुख्य राजा तो यही है, वैसे और भी हैं लिस्ट, पर जो मुख्य राजा हैं वो ध्यान रखना। ये इसको इसी क्रम में याद रखना, जब ज़्यादा याद रहेगा, अलग से रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ ध्यान रखना कि राणा सांगा लड़ाई में कौन सा देते हैं, अपने ही देते हैं। तो महमूद लोदी, इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई है, जिसको बाबर ने पानीपत के युद्ध में हरा दिया था। हसन का मेवाती, ये मेवात का था, क्योंकि इनके बीच में जो है दोस्ती हो गई थी। मेदिनी राय चंदेरी का है, इसके लिए सांगा ने जो है गागरोन का युद्ध लड़ा था 1519 में। ठीक है। आमेर का पृथ्वीराज खचवा, ये इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। बीकानेर का कल्याणमल, राजा तो कौन है? जैत सिंह, लेकिन आया कौन है? राजकुमार। जोधपुर से भी कौन आया? राजकुमार। मेड़ता से विरमदेव। सिरोही का अखिराज देवड़ा, ईडर का बहारमल सांगा का रिश्तेदार है। वागड़ का उदय सिंह, रायसीन का सलादी तंवर, नागौर का खान ज्यादा, सलूम्बर का रतन सिंह चूंडावत, सादड़ी का झाला अज्जा और जगनेर। इसको याद रखना झाला अज्जा को, ये क्या है हम देखेंगे। तो ये चीज हो गई। अब युद्ध के क्षेत्र में चलते हैं, देखिए कि खानवा के युद्ध में क्या हुआ, किस तरीके से, वो सारी चीजें देखते हैं। इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी तरीके से याद रखना। देखिए युद्ध है कौन सा? खानवा। खानवा स्थान है, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। वही तारीख याद रखनी है, 16 मार्च 1527। ये तो वीर विनोद में, किसमें? वीर विनोद में। और वैसे कितनी है? 17 मार्च, 17 मार्च 1527। खानवा कहाँ पड़ता है? रूपवास तहसील, भरतपुर, भरतपुर। ठीक है, ये ध्यान रखना। समय है 9:30 बजे सुबह के। ठीक है, इधर सांगा की सेना है और इधर बाबर की सेना खड़ी है। सांगा की सेना ज्यादा है बाबर की अपेक्षा। ठीक है, जो हमने देखा था वो निजामुद्दीन, उसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे 1,20,000 सैनिक थे, किसके? महाराणा सांगा के। जबकि बाबर तो आपने आत्मकथा में इसके 2,20,000 सैनिक बताता है, लेकिन वो अतिशयोक्ति थी, इतनी ज्यादा पब्लिक नहीं थी, मतलब सेना नहीं थी। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर सांगा की सेना है ये, और इधर बाबर की सेना है। बाबर की सेना थोड़ी सी कम है, लेकिन ये ध्यान रखना दोनों आमने सामने हैं। बाबर ने इसमें अपनी जो है तोपें लगा रखी थी। क्या लगाई थी? तोपें, जिसको बोलते हैं अपन कैनन। ये इस युद्ध में बाबर की विजय का सबसे मुख्य कारण है। क्या लगा रखी है? तोपें। ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम वहां पे मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो जो बाबर के जो दो तोपची थे, कौन? अली और मुस्तफा, वो यहाँ पे लगे हुए थे। तो बाबर ने सर्वप्रथम बारूद का प्रयोग, भारत में सबसे पहले बारूद लेकर के आया था कोई, तो कौन था? बाबर। और इससे पहले भी इसने बिजोरा के रूस युद्ध में जो है तोपों का प्रयोग किया था, बंदूकों का भी प्रयोग किया था। तो इस युद्ध में यहाँ पे इसने आगे अपनी तोपें लगा रखी थी। इधर सांगा के पास क्या थे? सिर्फ तीर कमान, भाले, तलवारें ये थी। इधर हाथी भी थे, इधर घोड़े ज्यादा थे, इधर हाथी भी थे साथ में। ठीक है, पैदल सैनिक भी थे। और इस युद्ध में एक चीज तो ये हो गई कि तोपों का प्रयोग किया, और एक और है जो है तुलुगमा पद्धति।
तुलुगमा पद्धति। देखिए क्या होती है तुलुगमा पद्धति का मतलब यह है कि मान लो ये सांगा की एक टुकड़ी लड़ रही है, ठीक है, तो अपने तो क्या है आमने सामने से लड़ते थे, यूं आमने सामने, मतलब भाले वाला सैनिक भाले वाले से लड़ेगा, तलवार वाला तलवार से, घोड़े वाला घोड़े से, हाथी वाला हाथी से लड़ेगा। इस तरीके से था, वो चीज थी। लेकिन इसमें क्या है बाबर तो पीछे खड़ा था, इधर सांगा था। अब जब पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ ना तो सेना को, जो राणा सांगा की सेना थी उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने पहले कभी तोपें देखी नहीं, और जब पहली बार तोपों का आक्रमण हुआ है तो इनको लगा यार ये क्या अचंभा चीज है कि आग बरस रही है आसमान से। तो इन्होंने जब इनको थोड़ा समझ में आया तब सैनिक, भाई ये थोड़ी क्या है तोपें भारी थी, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये मूवमेंट इनका आसान नहीं था। तो फिर जो सिंह, जब राणा सांगा की सेना को समझ में आया ना तो उन्होंने कहा कि भाई जो सामने जो तोपें हैं इनसे अलग हट के युद्ध करो, तो तोपों के सामने से हट करके युद्ध करने लगे। तो जब ऐसी लड़ाई लड़ी, पहले नुकसान हो गया तोपों की वजह से। अब बाबर ने एक और चीज इसमें, कौन सी, तुलुगमा पद्धति। तुलुगमा पद्धति का मतलब यूं है कि अपने तो आमने सामने से लड़ ही रहे थे, लेकिन इसने अपनी एक सैनिक टुकड़ी और इधर से भेजी और अपनी एक और सैनिक टुकड़ी इधर से भेजी। सामने से लड़ रहे हैं, एक इधर से आए और एक इधर से आए, इसका मतलब तीन तरफ से। ये जो तुलुगमा पद्धति है ये बाबर ने उज्बेगों से सीखी थी। किससे सीखी थी? उज्बेगों से। तो ये चीज ध्यान रखना। तो एक तो मुख्य कारण तोपें और तुलुगमा पद्धति के कारण जो है महाराणा सांगा की सेना बहुत परेशानी में पड़ गई। अब जब सांगा ने देखा तो सांगा खुद हाथी पे बैठ करके आगे लड़ने आ गया। कौन? सांगा सेना में पीछे से हट करके आगे लड़ने आ गया। जैसे सांगा आगे आया तो बाबर को एक बात पता थी। किसको? बाबर ये बात जानता था कि भारत में लड़ाई का एक ये है कि अगर मान लो राजा घायल हो जाता है या राजा मर जाता है तो सेना जो है बिना युद्ध लड़े वापस चली जाती है। तो बाबर ने अपने सैनिकों से कहा कि अपना तो जो मेन टारगेट है वो कौन होना चाहिए? राणा सांगा। और सांगा कहाँ बैठा है? हाथी पर। तो सीधी सी बात है कि वो सबसे ऊपर दिख रहा है तो उसके ऊपर तीर लगाना, निशाना लगाना आसान है। तो इसने कहा कि जितने वार हो सके ना उतने अपने तो सांगा को टारगेट कर लो। तो इसने यहाँ पे क्या है, सांगा को तीर लगता है और तीर लगते ही सांगा जो है हाथी का जो ओहदा होता है उसी में गिर जाते हैं मूर्छित होकर के। लोगों को लगता है कि भाई राजा मर गया होगा, तो सेना क्या है तितर बितर हो जाती है। अपने यहाँ पे एक चीज और थी कि अगर मान लो इधर कोई जो लड़ रहे हैं, जैसे मान लो आमेर का पृथ्वीराज है, तो अगर जो वो मर जाता है तो उसके जो सेनापति है, सैनिक है ना, वो अपने सेनापति के मरते ही वो युद्ध छोड़ करके चली जाएगी। तो राणा सांगा के साथ बहुत सारे थे, लेकिन ये थोड़ा सा नेतृत्व का अभाव था, मतलब एकता नहीं थी कि भाई जो कमांडर है वो एक हो। सेना, पूरी सेना एक कमांडर का आदेश नहीं मान रही है, सब कमांडर अलग अलग है। मतलब जो जिस राज्य से आए उसी कमांडर का आदेश उसके लोग मानेंगे, चाहे वो 2000 हो, 5000, 7000 कितने भी हो। अगर वो मर जाता है तो 5000 7000 सैनिक वो युद्ध से हट जाएंगे। तो ये चीज यहाँ पे कमी थी एक। अब सांगा जब आगे आता है इस पे वार करते हैं, ये मूर्छित होकर के ओहदे में गिर जाता है। इसके जो है छत्र, मतलब इसके कवच और छत्र, कौन? पहले तो जो सलम्बर वाले रतन सिंह जी उनसे कहा जाता है, लेकिन रतन सिंह जी कहते हैं कि हमने जो है पहले से उसको छोड़ दिया है। किसको? चित्तौड़ का जो है शासन हमने छोड़ दिया है, तो हम वो धारण नहीं कर सकते। तो रतन सिंह जी की जगह कौन? झाला अज्जा, जो सादड़ी का था, झाला अज्जा। झाला अज्जा लीड करता है सांगा की जगह, कोशिश करता है, लेकिन तब तक सेना बहुत बिखर चुकी थी, बहुत सारे सैनिक मर गए थे, कुछ होता नहीं है, ये हार जाते हैं। और यहाँ से सांगा को जो है मूर्छित अवस्था में ले जा करके कहाँ ले जाया जाता है? बसवा। कहाँ पे? बसवा, दौसा। एक किसमें? घायल अवस्था में। इसको यूं इसी तरीके से ध्यान रखना। इलाज कहाँ किया जाता है इसका? बसवा दौसा में, ठीक है। झाला जा कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, ये हार जाते हैं और इसको बचा कर कहाँ ले आते हैं? बसवा दौसा में। अब देखिए मुख्य मुख्य चीजें ये याद रखनी है। ये तो हो ही गया।
यहाँ इसको होश आता है, होश आ करके जब ये पूछता है कि भाई हम कहाँ पे, तो हम कहते हैं कि बसवा दोसा में है, कि युद्ध का क्या हुआ, कि हम हार गए और बाबर जीत गया, कि अबू कहाँ गया। तो बाबर यहाँ पे जो है, जो चंदेरी का मेदिनी राय था, तो जब इसको पता चलता है कि वो ज़्यादा उछल कूद कौन कर रहा था, कि वो था चंदेरी का मेदिनी राय, तो बाबर इस युद्ध के बाद में जो है चंदेरी पर आक्रमण करने लग जाता है। तो सांगा कहता है कि नहीं, उसने अपनी मदद करी है तो हम भी उसकी मदद करने जाएंगे, हम वापस लड़ने चलेंगे। कहाँ पे? चंदेरी। तो सांगा इधर से जाता है चंदेरी की तरफ, तो बीच में एक जगह पड़ती है इरीच, यूपी में। ये वहाँ पे जाके नाश्ता वगैरह करते हैं, खाना खाते हैं। तो ये सब समझाते हैं कि महाराज इतने सारे घाव लगे हुए हैं आपके, कैसे लड़ोगे, क्या करोगे, एक तो हाथ वैसे नहीं है पाँव में, और ऊपर से इस युद्ध में 80 घाव और लग गए, तो कैसे लड़ोगे। तो यहीं से वो एक कविता भी बनी थी कि 80 घाव होते तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, 80 घाव होते तन पे व्यथा नहीं थी मन में, वो चीज़। तो वो यहीं से थी कि 80 घाव लग रहे हैं आपके, फिर भी लड़ने जा रहे हो, कैसे क्या करोगे, कि नहीं लड़ने तो जाएंगे। जब बात नहीं मानी तो यहाँ पे इरिच में, ये यूपी में पड़ता है, और यहाँ पे इसको जहर दे दिया गया। इसी के जो है कि ये तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, तो इसके जो साथी सरदार थे उन्होंने इसको खाने में जहर दे दिया। यहाँ से थोड़ा आगे चले, बीच में उल्टियाँ वगैरह हुई, और एक जगह पड़ती है कालपी, ये भी यूपी में ही है, और यहाँ पे जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? कालपी में। तो ये ध्यान रखना, घायल सांगा का इलाज कहाँ हुआ था? बसवा दोसा में। उसको जहर कहाँ दिया था? इरिच में। और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कालपी में। लेकिन एक जो चीज़ है वो ध्यान रखना, मांडलगढ़, इसकी जो इसका स्मारक बना हुआ है मांडलगढ़, यहाँ पे इसकी छतरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? छतरी। तो इस तरीके से जो है, और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 30 जनवरी 1528 ईस्वी को। ये ध्यान रखना भाई, मृत्यु। तो 30 जनवरी 1528 को उस महान वीर की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पहले जो बसवा दोसा में इनका जो चबूतरा बना हुआ था वो बहुत ही शत विशत था, मतलब मैं चित्र लगा दूंगा, आप देख लेना कि पहले का जो चबूतरा है वो तो इस तरीके से दिखता था, और अभी जो चबूतरा है वो एकलिंग जो ट्रस्ट है उसके द्वारा उसको संरक्षित कर दिया गया है, और उसका पुनर्निर्माण करवा के उसको अच्छा सा कर दिया गया है। तो वो जो बाद की जो कंडीशन है वो अभी ऐसी है, जो रेलवे लाइन गुजरी है उसके बिल्कुल पास में ही है। तो वो देख लेना, आप दोनों चित्र में लगा देता हूँ। वो चबूतरा उस महान वीर की याद दिलाता है आज भी। पहले बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, अब तो ठीक है। तो वो चीज़ें अभी ध्यान रखना। मांडलगढ़ में इसकी छतरी है, ये मुख्य स्थान है इसके। इलाज बसवा दोसा में, जहर कहाँ दिया? इरिच में। मृत्यु कहाँ? कालपी में। छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। और कब हुई थी मृत्यु? 30 जनवरी 1528 ईस्वी में। अब देखिए इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद में इसकी कुछ उपाधियां हैं। किसकी? सांगा की। इसको सैनिकों का भग्नावशेष कहते हैं, सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष का मतलब यूं है, भग्न का मतलब होता है जला हुआ, और अवशेष का मतलब होता है टुकड़ा। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे 80 घाव लग रहे हैं, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, वो एक सैनिक है लेकिन टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। तो वो जो है थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन फिर भी इसलिए इसको बोलते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। इसकी एक और उपाधि है, वो है हिंदूपत। हिंदूपत। देखिए ध्यान रखना, हिंदूपत किसकी है? राणा सांगा की। हिंदू सुल्तान राणा कुंभा को कहा जाता है, हिंदू सुल्तान हिंदू बादशाह मालदेव को कहा जाता है जो कि मारवाड़ का था। प्रबल हिंदू राजा हम पढ़ चुके हैं, राणा हमीर को कहा जाता है, और हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। तो वो ध्यान रखना, सारी चीज़ें 5 उपाधियाँ एक जैसी मिलती जुलती, ध्यान रखना, बस थोड़ा सा अंतर है। इनको लिख लेना चाहो तो। देखिए इस युद्ध में जो है सांगा हार जाते हैं, तो हार का जो मुख्य कारण है वो क्या क्या कारण थे एक बार देख लीजिए। कि जो कर्नल जेम्स टोड ने बताया वो तो है कि जो नागौर का खान ज़्यादा है और जो सलादी तंवर है वो युद्ध के बीच में जो है बाबर से मिल जाते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड ने तो एक कारण माना है कि उन्होंने विश्वासघात कर दिया था। एक जो मुख्य कारण है वो है कि अपने वाले जो राजा हैं,
जैसे कि महाराणा सांगा, एक तो ये हाथी पे बैठ के लड़ते थे, तो इस वजह से जो क्या है दुश्मन सेना को जो मुख्य राजा है वो पहले से ऑलरेडी दिख जाता था, तो उस पर वार करना, उस पर निशाना लगाना वो आसान होता है। एक वो कारण है। एक और जो मुख्य कारण था कि जो राणा सांगा है, अगर वो पीछे रह के लड़ते, अपने सैनिकों को लड़ने देते, अगर वो बच भी जाते तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि भाई बाद में फिर लड़ लेंगे, लेकिन वो खुद आगे आकर के लड़ने लग गए थे। ये सबसे बड़ी कमी थी किसकी, महाराणा सांगा की, कि उन्हें आगे नहीं आना चाहिए था। फिर और अपने वाले जो युद्ध करते थे तो जिन हथियारों से लड़ते वो हथियार थोड़े से वजन में भारी होते थे, और अपने हाथियों का भी प्रयोग करते थे। और जो विदेशी आक्रमणकारी वो एक तो घोड़ों पे बैठ के प्रयोग करते थे हथियारों का, तो उनके हल्के हथियार होते थे, और घोड़े जो है ज़्यादा फुर्तीले होते हैं हाथियों की अपेक्षा, तो उनमें जो है मतलब यूँ आना जाना या फिर ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा होता है घोड़ों का हाथियों की अपेक्षा। और एक जो मुख्य मेन कारण था वो था तोप का प्रयोग या बारूद का प्रयोग, क्योंकि अपने वालों ने यहाँ पे कभी पहले तोपें देखी नहीं थी, उनसे कैसे लड़ना है, और एक तुलुगमा पद्धति। तो जो मुख्य मुख्य कारण थे वो तो एक तो बाबर द्वारा तोपों का प्रयोग, एक तुलुगमा पद्धति का प्रयोग, और जो है राणा सांगा का खुद आगे आकर के लड़ना, ये मुख्य कारण थे। और इस युद्ध से जो क्या परिणाम हुए कि जो मुख्य परिणाम है कि राणा सांगा एकमात्र ऐसा हिंदू राजा था जो सीधा दिल्ली को चैलेंज कर रहा था, मतलब दिल्ली को जीतने की कोशिश कर रहा था। उसने पहले इब्राहिम लोदी को हराया खातौलिक युद्ध में और बाड़ी के युद्ध में, लेकिन इसके बाद में जितने भी राजा होंगे वो कहीं ना कहीं खुद का अस्तित्व बचाने के लिए, अपना राज्य, अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली को डायरेक्ट चैलेंज कोई नहीं करेगा। हम पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, राव चंद्रसेन, सुल्तान, ये सब दिल्ली के साथ संघर्ष करते हैं, आजीवन संघर्ष करते हैं, लेकिन इनका मकसद दिल्ली को जीतना नहीं है, इनका मकसद अपनी खुद की मातृभूमि को बचाना है, अपने राज्य को बचाना है। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं थी कि महाराणा सांगा के बाद में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो सीधा डायरेक्ट दिल्ली को चैलेंज करे। और महाराणा सांगा एकमात्र ऐसा राजा था कि जिसके एक क्षेत्र के नीचे पूरा राजस्थान लड़ा था, मतलब जितनी भी पूरी रियासतें थी वो सब राजा अपना साथ देने के लिए आए थे, लड़ने के लिए आए थे। एक वो चीज़ हो गई। तो ये अंतिम था। अब जब सांगा की हार हो गई और बाबर की विजय हो गई, तो जो है दिल्ली पर विदेशियों का आक्रमण हो गया और यहाँ पे उनकी सत्ता स्थापित हो गई, जो मुगल थे उनकी। और उनके लिए जो है वहाँ पे राज करना बहुत आसान हो गया, मतलब उनका रास्ता साफ हो गया सांगा का हारने के बाद में। देखिए, जब भी कहीं भी ऐसी कोई घटना होती है तो जो अपनी कला संस्कृति है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है, मतलब जो राजपूत आर्ट एंड कल्चर है उसका डिक्लाइन हो गया, मतलब वो अब क्या है इतना ज़्यादा उन्नति की ओर नहीं जाएगी, क्योंकि सांगा के समय ये सब प्रबल शिखर पे थे। जैसे वो हार होती है तो उसका डिक्लाइन शुरू हो गया था। अब एक और चीज़ें मुगलों के एक बात समझ में आ गई थी कि अगर हमें भारत में राज करना है, हमें भारत में राज करना है, तो इनके साथ जो है कोऑपरेट की नीति अपनानी पड़ेगी। हम इनके सामने आमने सामने की लड़ाई में इनको नहीं हरा सकते, वो बहुत ही मुश्किल है। बाबर इस खानवा युद्ध के बाद में इतना ज़्यादा निराश हो गया था, और उसकी इतनी ज़्यादा, हालांकि वो जीत गया था, उसने गाजी की उपाधि धारण करी, लेकिन फिर भी उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वापस दोबारा सांगा से लड़ ले। इतनी बुरी कंडीशन में जीता था वो, जीत तो गया था लेकिन बहुत बुरी हालत में। तो वो चीज़ थी। तो इसके बाद में उन्होंने जो आगे की जो नीति थी वो पूरी तरीके से बदल गई कि अगर हमें यहाँ पे राज करना है तो राजपूतों के साथ जो है मित्रता का, या फिर जो भविष्य की नीति है वो उसमें जो है विरोध की नीति नहीं चलेगी, वो है कोऑपरेशन की नीति चलेगी। तो ये सारी बातें हो गई थी। आज की क्लास में हमने जो है महाराणा सांगा और उसकी जो लड़ाई है उसके बारे में पढ़ा, उसका दिल्ली का संघर्ष देखा हमने, मालवा का संघर्ष देखा, गुजरात का देखा, और जो एक विदेशी आक्रमणकारी आया था बाबर, उसका संघर्ष देखा उसके साथ। तो ये सारी मुख्य मुख्य चीज़ें, सांगा ने सब ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ पे किसको लेकर के लड़ाई हुई, वो उसकी उपाधियाँ हैं वो। हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे महाराणा सांगा के जो उत्तराधिकारी हुए हैं उनके बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जो उसके उत्तराधिकारी हैं भोजराज, रतन सिंह सेकंड और जो विक्रमादित्य, वो उन सब के बारे में डिटेल के साथ जानेंगे। तो बीच में जो क्लासें छूटी थी तो मैं अब जो है क्लासें ये रेगुलर अपलोड कर दूंगा, ताकि जो गैप लगा है वो कवर हो जाए। अगर आपने राजस्थान इतिहास को नहीं पढ़ा है और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी वीडियो आता है उसको जिस तरीके से मैं बताता हूँ उस तरीके से नोट्स पैटर्न बना करके चलिए।
क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में बहुत काम आएंगे, आसानी रहेगी। ठीक है, तो जितने और भी बच्चे तैयारी करें, चाहे वो पशु परिचर की हो, रीट की हो, एसआई की, कांस्टेबल, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, तो उसको ये प्लेलिस्ट भेज दीजिएगा और चैनल का जो है सुझाव दे दीजिए, उसको शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।